सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका नाम है बाइफिलर पेंडुलम। सो ये जो बाइफिलर पेंडुलम है, बेसिकली इसको बाइफिलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें दो फिलामेंट्स हैं। दो फिलामेंट्स मतलब ये दो धागे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है। ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट ईयर बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो कि सेम 1 में आता है। तो इसे आइए अभी हम लोग करके देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं कि इसकी हमें रीडिंग्स क्या आती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये जो दो धागे होते हैं, ये दो धागों पर हमें ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक लटकाना होता है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक, पहला पार्ट जो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक से है, इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ऑसिलेशंस लेके इसका टाइम पीरियड निकालेंगे और फिर इसका जो है मास निकालेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। एंड सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट जो करेंगे वो इससे करेंगे। तो हुक जो है ना वो इस्तेमाल करना है आपको। तो याद रखिए कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये धागे से धागा जहाँ पे देखो लटक रहा है ना ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं 2D कहते हैं इसे, 2D। ठीक है, सिर्फ D नहीं कहते हैं, 2D कहते हैं और उसे हम नोट कर लेंगे अभी। तो ये ध्यान से आप लोग देखिए कि जो ये है, मतलब यानी कि हमारा पेंडुलम है। तो ये पेंडुलम के यहाँ पर, मतलब ये जो जहाँ पे धागे से वो लटक रहा है ना, उसे हम 2D डिस्टेंस कहते हैं, 2D डिस्टेंस। एंड जो दो हुक्स के बीच में लटक रहा है, तो ये लास्ट टू लास्ट वाला हुक है, उसके बीच का गैप 2' हो गया, 2D डैश है ना, 2D डैश हो गया। वैसे ही जब ये अंदर ले लिया जाएगा, मतलब हुक अंदर वाले ले लिए जाएंगे, तो ये भी 2D डैश कहलाएगा, लेकिन ये दूसरी रीडिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2D डैश 4 बार हमें लेना है ना, फिर उसका हाफ करके D डैश करके लिख देना है। अरे यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कि इन दोनों के बीच में लिया, तो ये 2D डैश 1 हो गया, इसका जो भी डिस्टेंस होगा वो नोट करना है। तो मैं भी नोट करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो ये ऊपर वाला देखिए, पहले आप जब ऊपर वाला देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 25.5 है ना। सो 25.5 ये 2D की रीडिंग है, 2D की रीडिंग, और ये फिक्स रहने वाली है, ये चारों रीडिंग में फिक्स रहेगी। तो 2D इज़ 25.5। तो ये हो गया आपका 2D विच इज़ 25.5 सेंटीमीटर, और D इसका हाफ होगा जो कि हो जाएगा 12.75 सेंटीमीटर। अब हुक के बीच का डिस्टेंस, जिसका नाम 2D डैश है, उसे भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए ये दोनों हुक के बीच में है ना 4 है, ठीक है, ये 4 डिस्टेंस है। अच्छा, उसके बाजू वाले जो दो हुक्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे इट्स अप्रॉक्सीमेटली 12। थोड़ा एंगल की वजह से बराबर दिख नहीं रहा है, इट्स 12। तो मतलब इस तरीके से सब रीडिंग्स हैं, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली देखा तो 12 नहीं है, ये 11.5 है, 11.5। और यहाँ से यहाँ देखा ना तो ये 19 आ रहा है, मतलब यहाँ से, अरे इस वाले से, ये जो दोनों सेकेंड लास्ट हो गया ना, है ना, तो यहाँ से यहाँ का आ रहा है 19। और ये फाइनल इसका लास्ट वाले का भी चेक कर लेते हैं अभी, एकदम लास्ट वाले का। सो ये जो आ रहा है, या इट्स कमिंग आउट टू बी 27, या परफेक्ट। सो 27 आ रहा है। तो ये देखिए मैंने जो है सब नोट कर लिया है, 4, 11.5, 19 और 27। तो चलिए पहले इस 4 वाले से हम लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो 4 वाले को लटकाने के बाद इसे हमें यहाँ पे ऑसिलेट करवाना है। पहले से मैं थोड़ा सा रुका देता हूँ, ये मेरी घड़ी है ना, इससे मुझे ऑन करना है, तो मैं घड़ी के साथ में अपना रेडी रहता हूँ। सो घड़ी की पावर ऑन कर दी मैंने, ठीक है। और घड़ी की जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से मिल रही है। अच्छा, इतने डिजिट्स तो मैं वैसे भी प्लॉट मतलब कर नहीं पाऊँगा, तो मैं काम करता हूँ रेंज चेंज करके खाली एक ही डॉट पे रखता हूँ, मतलब डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट, ताकि इसे प्लॉट करना ग्राफ में थोड़ा आसान सा हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं रेडी रहूँगा। करना क्या है कि इसे अभी है ना ऑसिलेट करवाना है, इसे ऑसिलेट करवाना है साइडवेज, और इसके 20 ऑसिलेशंस का टाइम निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये करते हैं। तो इसे ऑसिलेट कैसे करवाना है, इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है और छोड़ देना है। फिर आप आराम से बैठिए, टेंशन मत लीजिए, ये कम से कम 30-40 बार ऑसिलेट करेगा, बहुत इजीली ऑसिलेट करेगा। तो रेडी हो जाइए। तब देखिए जैसे ये इधर पहुंचेगा, मेरी तरफ आएगा ना, मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं रेडी रहता हूँ, स्टार्ट। अब ये जो ऑसिलेशन हुआ ये 1 है, वापस से आ गया 2, वापस से आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 के लिए मुझे 42.4 जो है टाइम आया है। ऐसा एक बार और करना है, अब इसे रुका देना है, एक बार और इसे हिलाना है और फिर से स्टार्ट करना है।
तो इसे मैं 42.4 को नोट भी कर लूँगा और इसे थोड़ा सा वापस से घुमाऊँगा और छोड़ दूँगा। ठीक है, फिर से स्टार्ट हो गई है। तब तक इसको रीसेट कर देता हूँ 42.4 नोट करके, और फिर से जब ये आ जाएगा इधर तो मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए भैया आने दीजिए, आ गया स्टार्ट, 1 2 लाइक दैट। अब दो बार मैंने नोट कर लिया, दोनों बार मुझे जो आंसर आया है, तो एक बार आया 42.4 और एक बार आया 42.6 आया है। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल अच्छे से आया है। बच्चों को भी है ना थोड़ा सा आ जाता है, एक आध सेकंड का डिफरेंस आ जाता है, किसी को 42.4 आ जाएगा, किसी को 41.5 आ जाएगा, दैट्स ओके। एक आध सेकंड के लिए हम लोग इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस आपका दो बार करने पे चीज़ तो वही है, लेकिन वो फिर भी आपको डिफरेंस आ रहा है 5 सेकंड का तो गलत है, 4 सेकंड का तो गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा एक या हद में डेढ़ सेकंड का डिस्टेंस मतलब डिफरेंस होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 सेकंड से भी कम डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज आपकी घड़ी बहुत ही एक्यूरेट है। इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड का है, तो 1 सेकंड तक का तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए यूजुअली। बट अगर हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई आपको चिल्लाने वाला नहीं है। बट इससे ये साबित होगा कि आपने अपनी स्किल्स का प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको और ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए था। बस इसका यही मतलब है और कुछ नहीं। तो अब ये 2 रीडिंग्स मैं नोट कर लूँगा। ठीक है, और अच्छा हाँ, एक और बात पहले बता दूँ कि भाई आप लोग है ना इसको ऐसे झूला मत झूलाना। कुछ बच्चे ना ऐसे झूला झूला के इसको ऑसिलेशंस काउंट करते हैं। अरे भाई ऐसे ऑसिलेशंस नहीं देना इसको, समझना रहे, ऐसे ऑसिलेशन से इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ऑल बराबर से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसा झूला मत झूलाना। और कुछ बच्चों लोग ऊपर नीचे भी झूला के और फिर ऐसे भी घुमा देते हैं। ये जो वॉबलिंग हो रही है ना, ऐसा वॉबलिंग, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको बिल्कुल उसको स्टिल रखना है, और इसके ऑसिलेशन सिर्फ प्योरली हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए, वर्टिकल प्लेन में नहीं होना चाहिए। तो इसे बिल्कुल स्टिल कर दीजिए एकदम, जितना हो सके बिल्कुल इसको स्टिल करिए। और स्टिल करने के बाद इसे ऐसा एक तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। प्योरली हॉरिजॉन्टल इसके ऑसिलेशंस होना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा बेहतर क्या होता, ज़्यादा एक्यूरेट क्या होता, ज़्यादा साइंटिफिक क्या होता कि इसमें ना मैं सेंटर में कुछ मार्किंग बनाता। अरे ये जो दिख रहा है आपको, इसके सेंटर में यहाँ पे कुछ मैं मार्किंग बनाता, और इसके सामने में रखता एक लेट्स से के बेसिकली इसके सामने रखता है टेलीस्कोप रखता है, टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप के अंदर ना वो जो रहता है ना क्रॉस वायर, अरे जैसे वो नहीं शार्प शूटर्स लोग यूज़ करते हैं ऐसे क्रॉस वायर। तो वो जो क्रॉस वायर होता है ना, क्रॉस वायर, एक खड़ा हुआ क्रॉस वायर और ये आमने सामने रखता, आमने सामने। और फिर उस खड़े हुए क्रॉस वायर के सामने से ये जितनी बार गुजरता तो मैं ऑसिलेशन 1 2 3 काउंट करता, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता। बट बिकॉज ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा फास्ट कभी ऑसिलेट करती ही नहीं है, स्लो से ही ऑसिलेट करती है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं इतना हाई टेक सेटअप नहीं भी यूज़ करूँगा तो भी मुझे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा खाली बस ये जितनी बार यहाँ पहुँचता है, खाली वही अगर आपने नोट कर लिया तो भी काफ़ी है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैं छोड़ रहा हूँ, तो देखो इधर देखो कितना ईजी है, देखो इधर तक आ गया, ये 0 है। मतलब पहला घड़ी स्टार्ट करेंगे ना, अरे सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, मैं घड़ी स्टार्ट कर दूंगा, देखो आने दो से, घड़ी स्टार्ट कर दिया। अब जब आएगा तो 1 ऑसिलेशन है, अब जब आएगा तो दूसरा ऑसिलेशन, ये पूरा इधर आएगा तीसरा ऑसिलेशन। तो ये भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एनीवे, हमारा जो 42.4 और 42.6 आया, आइए वो नोट कर लेते हैं। तो हमारा आया एक बार 42.4, एक बार आया 42.6, और एक बार वापस से मैंने किया था तो 42.8 आ रहा था अप्रॉक्स। ठीक है, मतलब 8 अप्रॉक्स मतलब एग्जैक्टली आ रहा था। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मीन यहाँ पे आपको लिखना होगा, इसका जो भी मीन होगा वो यहाँ लिखना होगा। वैसे ही इसका निकालेंगे, है ना। तो अब हुक चेंज करेंगे अपन, ठीक है, अब हुक चेंज करेंगे। तो ये देखिए मैंने अभी 4 के गैप वाले हुक से हटा के 2D डैश जो है 2D डैश डिस्टेंस वो 11.5 कर दिया है। और फिर से मैं ऑसिलेशन से स्टार्ट करता हूँ और आपको रीडिंग दिखाता हूँ। ठीक है, इसका ऑसिलेशन ये वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना नहीं, इतना एम्पलीट्यूड नहीं देना है, वरना ये एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस में कन्वर्ट हो सकता है। हमें चाहिए हार्मोनिक टाइप के ऑसिलेशंस। ठीक है, हालांकि थोड़े से एंगुलर है ये, बट एंगुलर हार्मोनिक चाहिए। चलिए ये भी थोड़ा ज़्यादा है, बट काम चला सकते हैं इससे, मतलब थोड़ा और कम होना चाहिए, बट एनीवे। सो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको भी, तो इसे आ जाने दीजिए भाई। आ गया था, अरे अब आ गया 1 2 3। वैसे ये ऑसिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं, रुकिए रुकिए, क्योंकि ये है ना आगे पीछे पता नहीं कैसे कैसे हिल रहा है, रुकिए। हाँ, अब ये ऑसिलेशंस थोड़े से कायदे के लग रहे हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो ये आया 25.67। ठीक है, सो मेरी जो 3 रीडिंग्स आई थी, तो उसमें से पहली रीडिंग जो है ना मैंने
25.67 आपको अभी दिखाया, लेकिन मैंने उसको ना कन्वर्ट कर दिया एक ही डेसिमल में 25.7 में, क्योंकि रेंज मैंने गलत ले लिया था। मैंने एक्चुअली है ना इस रेंज पे देख लिया था, इस रेंज पे मुझे ना रेंज गलत नहीं है, वो अच्छी है बल्कि एक्यूरेट है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं ग्राफ में जब प्लॉट ही नहीं कर पाऊँगा तो एक्स्ट्रा लेके फ़ायदा क्या है, तो इसलिए ये रेंज पे रख के लीजिए। तो मुझे ना पहले 25.67 आया था, उसमें कन्वर्ट करके 25.7 कर दिया राउंड ऑफ करके, और बाद में फिर मैंने इसी रेंज पे 2 रीडिंग्स निकाली बाकी, और मुझे वो रीडिंग्स आई हैं 25.3 और 25.6। ठीक है, इसका अपन मीन सब बाद में निकाल लेंगे। अब आते हैं 19 वाले पे। तो ये थोड़ा और फास्ट हो गया, ऑब्वियसली फास्ट होता चला जाएगा जितना हम भारत की तरफ जाएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 19.8 आया है, ऐसा 2 बार और करूँगा। सो तीनों रीडिंग्स आ गई 19.8, 20.0 एंड 19.6। आप देख रहे हैं कि 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं किसी भी रीडिंग में, तो ये अच्छी बात है। इसी तरीके से रीडिंग्स आना चाहिए। अब ये लास्ट 27 वाले पे रखा है, चलिए फटाक से इसका स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 17.0 आ रहा है। ठीक है, 2 बार ऐसा और निकालेंगे अभी। कुछ बच्चे क्या है ना कि मुझ पर यकीन कर नहीं रहे हैं कि मैं मतलब सेकंड टाइम ट्राई नहीं कर रहा हूँ। भाई देखो, तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं निकाल रहा हूँ 2 बार। ये रीसेट कर देता हूँ। तो ये देखिए लास्ट इसको ऐसा थोड़ा सा घुमा के टिल्ट करके छोड़ दे रहा हूँ। नहीं अभी बराबर हुआ नहीं है, 2 हाथ से ज़्यादा अच्छे से होता है। रुकिए मैं करके बताता हूँ। तो इसको 2 हाथ से करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से इसको आप कपल दे सकते हैं, जो आपने कपल पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। तो इस तरीके से ये थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑसिलेशंस मिलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका मैं रीडिंग्स वापस से ले लेता हूँ। तो ये देखिए स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आया 17.1 है कि नहीं? तो मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ भाई, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं गुरु हूँ, शिक्षक हूँ तुम्हारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 था, 2D-4 है ना, तो D- कितना हो जाएगा भैया? उसका आधा 2, इसका आधा 5.75 और 19 का आधा आपको मालूम ही है कि इट शुड बी 9.5 एंड 27 का आधा इट शुड बी 13.5। अब ये 1/D- ये जाहिर सी बात है कि इसको आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। आप BSc के बच्चे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड फ्रॉम द कैलकुलेटर। तो अभी 1/2, देखो 1/2। अरे भैया 1/2 क्यों किया? 1/D- करना है ना, तो 1/2 करना है ना। अरे ये D- है ना, तो 1/2, तो जाहिर सी बात आपको मालूम है 0.5 आने वाला है ना। चलिए वो तो ठीक है, वो तो ईजी है। अब दूसरा वाला कौन सा है भाई? तो वो है 1/5.75। तो 1/5.75 कितना है? 0.1739। तो उसको 0.174 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करके 1/9.5 0.105 आया है, और 1/13.5 0.074 आया हुआ है ना। तो ये हमने 1/D- की रीडिंग्स लिखी। अब इनका मीन भी लिख लेते हैं, 42.4, 42.6 और 42.8 का। तो 42.4 प्लस 42.6 प्लस 42.8, ओ सॉरी 42.8 है ना। तो ये देखो 42.6 42.8 है ना। अरे इधर देखो, चेक कर लो, 42.4 बराबर है 42.6 और फिर 42.8। ठीक है, इसका जो है पहले इक्वल टू करने का, तो इक्वल टू करके अपने को आ गया 127.8, और फिर डिवाइड बाई 3 करने का। एक साथ मत कर दिया करो सब कुछ, डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, ये आ गया 42.6 है ना। कितना आ गया बेटा? 42.6 इसका आंसर आया, 42.6। सो इसका मीन हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज। वैसे इस चीज़ का एवरेज निकालना है। तो ये हमारा सारा सबका एवरेज आ गया, ये कैलकुलेटर से है ना। ये हमारा सब एवरेज आ गया है।
तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग्स है ना एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, 42 है, फिर 26 है, फिर 19 है, फिर 17 है, तो आप समझ सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं। रीडिंग्स एक ही डायरेक्शन में हो, या तो कम हो रही हो या बढ़ रही हो, तो एक ट्रेंड मतलब फॉलो हो रहा है ना, तो ऐसा मतलब इससे कम से कम एक आइडिया मिल सकता है कि हाँ भाई मतलब ठीक ठाक हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो निकालेंगे, तो अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? जो भी टाइम था 20 ऑसिलेशन का टाइम है ना भाई, ये तो टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन है, तो इसको जब 20 से डिवाइड करेंगे तभी तो टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन आएगा ना, उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन को ही हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। तो ये तो टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन है, तो 1 ऑसिलेशन के क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, तो किधर गया 42.6, 42.6 डिवाइड बाई इसको हम लोग करेंगे 20 इक्वल टू, तो आ गया 2.13, 42.6 डिवाइड बाई 20, 2.13 आ गया, तो 2.13 1 ऑसिलेशन का टाइम है, इधर लिख देंगे। तो टाइम पीरियड आ गया 2.13, 1.31, फिर 0.99, फिर 0.85। अब इसका स्क्वायर करेंगे, चलिए स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 2.13 का स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर लिखा ना, एक्स स्क्वायर, तो इसको दबा देंगे, है ना, तो इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, इक्वल टू आ रहा है 4.5369। इतने डिजिट्स मुझे बचा के मतलब नहीं है, मैं सिर्फ 4.54 बचा लेता हूँ, 4.54 राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे अब टाइम के स्क्वायर्स भी आ गए, 2.13 का स्क्वायर, फिर 1.31 का स्क्वायर, 0.99 का स्क्वायर, 0.85 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या निकालना है, देखो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द हुक, तो दोनों स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का और उसका फिर एवरेज ले लेने का। तो अरे मतलब ये जो धागा है भैया, जो धागा है, इस धागे की जो लंबाई है इंक्लूडिंग द हुक, मतलब यहाँ तक लेना है। अरे क्योंकि एक्चुअल में ये हुक तो हमने सिर्फ इसलिए लगाया ना ताकि मतलब कोई तो हो जो इसे पकड़ सके, इस बंदे को पकड़ सके, वरना धागा तो यहाँ तक लगाते ना हम, बिल्कुल यहाँ तक लगा देते। समझ में आ रहा है? तो ये भी धागा ही है, ये हुक भी एक तरीके से धागा है, तो ये धागे की लंबाई है, ये आपको पूरा यहाँ से तक लेना है। अरे मतलब ये जो ब्लॉक है, मास जो है ब्लॉक, ये हैंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है हैंग करना सपोर्ट से, और यहाँ तक लटक रहा है भैया, यहाँ तक लटक रहा है, यहाँ तक। ये हुक तक मत ले लेना लंबाई कि भैया धागा तो यहीं तक है, नहीं, धागा यहीं तक नहीं है, धागा पूरा नीचे तक है, धागा सिर्फ यहाँ तक नहीं है, धागा यहाँ तक है, समझ रहे हो? तो ये हुक तो चाहिए था ना, इसलिए हम लोग ने लगाया हुआ है। तो आप ये लंबाई ले लेंगे, इसकी लंबाई लेंगे, इसकी लंबाई लेंगे स्केल से, दोनों लंबाई लेने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो पहली लंबाई आ रही है यहाँ से यहाँ तक, जो कितनी आ रही है, इट इज़ समवेयर 38.7 के आसपास आ रही है, 38.7 के आसपास है ना, 38.5 से भी 2 लाइन्स ऊपर है, सो 38.7 के आसपास आ रहा है। चलो दूसरे धागे का देखते हैं। ये जो आ रहा है 38.1 के आसपास आ रहा है, कितना, 38.1, ध्यान से देखो 38.1 के आसपास। सो हमको एवरेज लंबाई लेनी है, सो 38.7 प्लस 38.1, ये देखो इक्वल टू 76.8 आया, उसको डिवाइड बाई 2 करना है, तो 38.4 आ गया है ना, 38.4। सो 38.4 ये हमारी जो है बेसिकली धागे की लंबाई हो गई, 38.4। अब यहाँ लिखना है मास ऑफ द ब्लॉक, तो ये ब्लॉक का हम लोग ने मास जो है निकाल के ही रखा हुआ है पहले से, इस पर लिख भी दिया है 665 ग्राम्स, है ना। तो 665 ग्राम का ब्लॉक है ये सामने जो बीम बैलेंस रखा हुआ है, देखो तराजू, ये तराजू में ये वज़न डाल के हम लोगों ने इसका वज़न निकाला है, 665 जो ग्राम्स है वो यहीं से निकाला है, ठीक है, 665 ग्राम। तो अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, तो 665 ग्राम में लिख दे रहा हूँ अभी। अब हमका क्या चाहिए भैया, हमका चाहिए लेंथ ऑफ द ब्लॉक L, तो ब्लॉक की लंबाई भी चाहिए। अरे भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ना, थ्योरेटिकल वैल्यू, तो थ्योरेटिकल वैल्यू से निकालने के लिए हमको ये सब वैल्यूज़ चाहिए, तो इसकी लंबाई मेजर करते हैं। तो लंबाई इसकी मेजर करेंगे, इसकी लंबाई, ब्लॉक की लंबाई भाई कितनी है, स्केल से ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है, इतना बड़ा वर्नियर कैलिपर नहीं होता है। थोड़ा सिमेट्रिकली प्लेस कर दूं पहले, अगर टेढ़ा मेढ़ा ना आए। हाँ, तो इसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर है, 30.5 सेंटीमीटर। अब इसका ब्रेड निकालना है, चौड़ाई निकालना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, ये वर्नियर कैलिपर से निकालना है, स्केल से निकालना नहीं है। इसकी रीडिंग ज़रा नोट करो कितनी आ रही है। तो इसकी चौड़ाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मेन स्केल रीडिंग है 5 पे कोई मतलब हाँ 5 ही आ रहा है, मेन स्केल रीडिंग 5 आ रहा है, 5 सेंटीमीटर है। देखिए ना, आपको और अच्छे से दिखा रहा हूँ, तो 0 जो है 5 पे गिर रहा है, और कोइंसाइडिंग लाइन भी फर्स्ट ही आ रही है, फर्स्ट ही लाइन कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। तो 5.0 और फर्स्ट लाइन, तो 5.0 मेन स्केल रीडिंग है,
और फिर पहली लाइन जो है वो आपकी कोइंसाइडिंग डिवीजन है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने 5.01 लिख दिया। कैसे लिखा? 5.0 मेन स्केल, एक रीडिंग आ रही थी कोइंसाइड हो रही थी, कोइंसाइड मतलब मैच हो रही थी, तो वो 1 ईयर स्केल डिवीजन था 1, और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। 0.01 लीस्ट काउंट होता है ना 1 ईयर कैलिपर का, तो ये आ गया 0.01, दोनों को ऐड कर दिया 5.01 आ गया इसका, है ना। तो ब्रेड भी मिल गई। सो लेंथ, ब्रेड, मास सब मिल गया। अब इससे हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं ये वाले जो यहाँ लिखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशंस लिखे हुए हैं। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगा, लेंथ स्क्वायर, ब्रेड स्क्वायर, मास डिवाइड बाई 12। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। और अभी जो एक्सपेरिमेंटली हमने टाइम पीरियड से निकाला है वो ग्राफ से करना है। ग्राफ में प्लॉट करके यहाँ से जो वैल्यू आएगी स्लोप की, देखो ना स्लोप है ना, तो स्लोप की वैल्यू से जो आने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालना है। दोनों सिमिलर आना चाहिए, मैच होना चाहिए। लेट्स सी मैच होता है कि नहीं। फाइनली ये सारी वैल्यूज़ डाल दी हमने। ये देखिए इसमें थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए, थ्योरेटिकल निकालने के लिए। सो मास डाल दिया 665, लेंथ डाल दी 30.5, ब्रेड्थ डाल दी 5.01 और नीचे 12, है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं 665 मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या करना पड़ेगा, मानो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों ब्रैकेट लगाना पड़ेगा? अरे भैया बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर को कंफ्यूज मत करो। तो 30.5 का स्क्वायर, सो 30.5 का स्क्वायर, देखो 30.5 का स्क्वायर हो गया, प्लस करके 5.01 का स्क्वायर करना है ना भाई, 5.01, तो 5.01 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज हो गया, बस इक्वल टू कर दो, फिर डिवाइड बाई 12 कर देना। तो इक्वल टू कर दो, तो इक्वल टू करके कुछ तो आ रहा है, उसको डिवाइड बाई 12 कर दो। तो डिवाइड बाई 12 कर दो, तो डिवाइड बाई 12 करके 52,942.3 आ रहा है ना, 52,942.3 बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 52,942.3। ये होगी थ्योरेटिकल वैल्यू। अब आइए हम लोग है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ भी निकालते हैं। उसके लिए पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, टी स्क्वायर वर्सेस डी का ग्राफ, ठीक है। टी स्क्वायर वर्सेस 1/d डैश का ग्राफ, सॉरी 1/d डैश, अरे भैया यहाँ पे है ना 1/d डैश, 1/d डैश। तो ये और टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर लास्ट वाला कॉलम, टी स्क्वायर वर्सेस 1/d डैश का ग्राफ। चलिए आइए बनाते हैं। तो हम लोग ने जो है ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। देखिए सुनिए, ये 1/d डैश प्लॉट करना है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो है आपको प्लॉट करना है टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। अब मैंने किया क्या वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टाइम के स्क्वायर की जो रीडिंग्स थी, टाइम के स्क्वायर की जो रीडिंग्स थी उसको मैंने कन्वर्ट किया है, ताकि मैं ना 3 कम से कम जो है ना मतलब डिजिट्स उसका इस्तेमाल कर सकूँ। वरना अगर मैं ऐसे ही कैसे प्लॉट कर दूंगा ना तो सिर्फ 4.5, 1.7, 0.9 ऐसे मुझे लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा इग्नोर कर रहा हूँ। 4 को, 2 को, 8 को, इस 2 को इग्नोर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा कोशिश की कि इसको थोड़ा शिफ्ट कर लूँ। तो 45.4 में प्लॉट कर सकता हूँ, 17.2, 9.8, बस सभी में खाली क्या है ना 10⁻1 जो है करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका टी स्क्वायर वाला। वैसे ही जो 1/d डैश वाला है, तो इसमें तो देखो ना, इसमें मुझे 2 कम से कम पॉइंट शिफ्ट करना पड़े ताकि अच्छी रीडिंग्स आ सके। तो 50.0 किया, 17.4 किया, 10.5 किया, 7.4 किया, 10⁻2, कोई बात नहीं। तो अब जो है एक्स एक्सिस पे जब हम प्लॉट करेंगे तो ये नंबर्स प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे ये वाले नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 50 तक चाहिए ना एक्स एक्सिस पे, तो मैंने क्या किया 50 तक देखो कैसे लेके आया हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ। तो देखो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके मतलब मुझे कुछ 10 लाइन्स में 50 आ गया है ना। 5-5 करके प्लॉट करूँगा, 10 लाइन्स में 50 आ गया, तो मेरा इजीली यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, 50 तक। और वैसे ही यहाँ पर मुझे कितना चाहिए था, मुझे 45 तक चाहिए था, तो मैंने सिर्फ 2-2 करके प्लॉट किया, बिकॉज यहाँ पे इजीली 24-25 लाइन्स रहती हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा आ चुका है, कहाँ तक आ चुका है आराम से, 42, 44, 46 है ना, सब जा रहा है। तो 45 तक मैंने यानी कि जो है जगह बना ली है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे नंबर्स डाले, यहाँ पे 45 तक और यहाँ पे 50 तक जो मुझे चाहिए थे। 50 तक एक्स पे चाहिए और 45 तक जो चाहिए वो वाई पे चाहिए, राइट। तो स्केल हमारा क्या हो जाता है, स्केल को भी आइए चेक कर लेते हैं। तो भैया हमारा जो स्केल हो गया है 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। देखो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर हो गया है 5 × 10⁻², है ना, 5 × 10⁻²। अरे भैया 5 प्लॉट किया है ना, और 10⁻² कॉमन था ना सब में। और वैसे ही यहाँ पर जो है यहाँ पे 10⁻1 कॉमन है, 10⁻1 कॉमन है, और ये 2 to 2 करके प्लॉट किया है। तो वाई एक्सिस पे जो है वो 2 × 10⁻1 है, समझ गए। अब मैंने इसको प्लॉट कैसे किया, देखो पहला पॉइंट खाली आपको सिखा देता हूँ तो आपको बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पहला पॉइंट कैसे प्लॉट किया। तो पहले पॉइंट की रीडिंग्स क्या थी, पहले पॉइंट्स की जो अगर आप रीडिंग देखोगे ये वाला 7.4 वर्सेस, मतलब वर्सेस इन द सेंस 7.2, ये वाई एक्सिस पे आएगा, ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे 7.4। तो देखो मैंने कैसे प्लॉट किया, मैं दिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। तो ये है 5 और वो है 10, तो दोनों के एग्जैक्टली बीच में 7.5 होगा, और 7.4 7.5 के बहुत ही नज़दीक है। तो ये 5th वाली लाइन जो आपको ले लेना है, ठीक है, 5th वाली लाइन।
तो 7.4 मैंने ले लिया और 7.4 ले मतलब उसको 7.5 पे प्लॉट कर दिया और यहाँ पे मुझे अधिक चाहिए था 7.2 पे। तो ये देखो 6 और 8 है, 6 और 8 के एग्जैक्टली बीच में 7 होगा। 7 से खाली एक ऊपर चले जाओगे तो 7.2 बन जाएगा, एक और ऊपर चले जाओगे तो 7.4, एक और ऊपर जाओगे 7.6, फिर 7.8, फिर 8.0। तो सिर्फ एक ही लाइन ऊपर जाओगे 7.2 हो जाएगा। तो एक सेकंड, ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, गलत इन द सेंस ये इधर आना चाहिए, थोड़ा साइड में आना चाहिए। अब ठीक है, इस तरफ आना चाहिए, मतलब इस तरफ ये, अरे इधर से ये वाली लाइन पे आना चाहिए ना भाई, 7.5 लिया ना और उधर 7.2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से होगा। वैसे ही हर पॉइंट को आपको प्लॉट कर लेना है। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? इसमें है ना 5 आएगा, 5 के बाद 5.5, फिर 6.0, फिर 6.5, फिर 7.0, फिर 7.5, समझ गए? और अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो ये जैसे 2 है तो 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और 3, ये 3 हो जाएगा। फिर वैसे ही करते करते ये 4 हो जाएगा। तो इसमें 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 करके बढ़ता है और इधर 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 करके बढ़ता है इधर एक्स एक्सिस में, समझ गए ना? तो बहुत ही सिंपल है। तो ऐसा करके मैंने चारों चीज़ें प्लॉट कर दी और प्लॉट करने के बाद फिर मैंने स्लोप के 2 पॉइंट्स चुने जो परफेक्ट पॉइंट्स हैं, उन्हें चुनना होता है। तो परफेक्ट पॉइंट्स ये दोनों मिले और इसमें जो है मैंने इसकी स्लोप निकाली है ना, ये y2 है, ये x2 है, सॉरी ये x है, ये y है, x और y, ठीक है, ये x है और ये y है। वैसे ही ये x और ये y है, तो इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। और ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वही मैंने किया है, 43 माइनस 32 अपॉन 47.5 माइनस 35। देखो 43 माइनस 32 अपॉन 47.5 माइनस 35। तो इससे मुझे स्लोप जो है 8.8 आ गई, ठीक है। तो 8.8 मेरी स्लोप है। आइए इसके आगे कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंटली हमें ग्राफ से निकालना था। तो मास डाल दिया 665, जी डाल दिया 980, जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस आपको याद है, डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था मतलब यानी कि इनके बीच में, अरे ये जो है ना, ये दोनों धागे के बीच का गैप निकाला था ना भाई, 12.75। तो धागे के बीच का गैप, तो वो भी डाल दिया डी। स्लोप अभी कितनी आई थी? 8.8 आई थी, है ना? स्लोप हमारी कितनी आई थी भाई, देख लो, 8.8 आई थी। तो स्लोप 8.8 डाल दी और फिर उसके बाद में जो है डिवाइड कर दिया 4 से, 3.14 का स्क्वायर से और 38.4 लंबाई आई थी ना। अरे धागे की लंबाई हुक के साथ मिला के याद करो, ये देखो दिख रहा है। तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद तो मुझे आंसर आया 48233.59, मतलब 48233.6 बोल सकते हैं इसको। तो मैं इधर लिख देता हूँ 48233.6। तो ये आ रहा है मेरा 48233.6। तो ये देखो ये 52 942 है और ये 48 233 है, जो कि बेसिकली चल जाएगा, है ना? मतलब 10% का एरर है इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए, क्योंकि 52 है, 52 का 10% कितना होगा? 5.2, मतलब अरे 52,000 है ना ये, तो इसका 10% कितना होगा? 5200 इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो 4700 के आसपास आएगा, मतलब 47,000 के आसपास आएगा, सॉरी 47,000। तो 10% के अंदर ही अंदर है ना ये, समझ रहे हैं? 10% के अंदर ही एरर ये, तो कुछ 9 या 8% की एरर है, तो उतना चल जाएगा। मतलब एरर इन द सेंस मतलब मैच नहीं हो रहा है बेसिकली। तो ये 52,000 समथिंग है, 53 पकड़ लो और ये 48 है, 53 48। तो ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मैच हो रहा है। ऐसे ही करके अब हम करेंगे सिलेंड्रिकल ब्लॉक का, ये वाले का, ये गोल ब्लॉक का। तो इसका ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इसके ऑसिलेशंस भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले वो जो 4 के गैप वाला था उसमें, तो चलिए ये रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। तो ये जैसे इधर आएगा भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 43.81 ऐसे एक बार और निकाल लेंगे हम लोग। वापस एक बार इसका देख लेते हैं ना, तो सेकंड टाइम भी तो आने दो, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो 43.7 आ रहा है, ठीक है, 43.7। तो ऐसे करके अब मैं इन दोनों को फिर अब इधर लगाऊंगा, फिर और उधर लगाऊंगा, फिर उधर और लगाऊंगा, और सारी रीडिंग्स नोट करने के बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल ब्लॉक की जो भी रीडिंग्स आ चुकी है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, रीडिंग्स पूरी की पूरी। सो रीडिंग्स जो है हमारी सिलेंड्रिकल ब्लॉक की, ये देखो, ये तो पहले ऐसे ही था सब कुछ, 4, 11.5, 19, लेकिन ये 26.5 पे है ना हुक मारा हुआ है, मैंने बराबर चेक किया एक्यूरेटली। तो यहाँ पे 27 पे था जो अपना रेक्टेंगुलर ब्लॉक था उसका, लेकिन सिलेंड्रिकल ब्लॉक का जो हुक है ना उसका गैप थोड़ा चेंज हुआ है, तो ये बात ज़रा ध्यान रखना। चले एनीवे, तो ये 1/d डैश 1/e डैश, तो ये सब तो आपको राइटली कैलकुलेटर से निकालना है। फिर ये टाइम पीरियड सबका आ गया, उनका मीन मैंने निकाल लिया, तो हर एक मीन की जो वैल्यू आई थी, मतलब 20 ऑसिलेशन की वैल्यू थी, उसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो हर एक का टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया, तो मतलब ये कॉलम पूरा मिल गया। फिर पिछली बार की तरह ही इसको भी मैंने बेसिकली पावर्स आगे बढ़ा के, मतलब पावर्स करके ये डिजिट्स आगे बढ़ा दिए, और फिर इसको अभी मैं प्लॉट करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना वजन दिखा देता हूँ कि आखिर इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक का वजन कितना है, बिकॉज इसके हमको डायमेंशंस लेने हैं ना। अच्छा, बाय द वे, मैंने इसका वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके इसका जो डायमीटर निकाला, डायमीटर 7.24 आया है, लंबाई इसकी 30.5 ही आई है, लंबाई 30.5 है, डायमीटर 7.24 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.62 हो जाएगा। और बाकी तो पुराना ही है, डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग है ना 25.5, सब तो पुराना ही है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो भी 38.4 भी पुराना ही है। मास निकालते चलिए आइए। तो आप देख सकते हैं कि तराजू पे मैंने इसे रखा हुआ है, तो इसका मास कुछ 1 किलो के आसपास है, बट 1 किलो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो रखे हुए हैं ये 500-500 के हैं, तो ये 1 किलो ये हो गया। अभी ये उठ जा रहा था, 1 किलो रखने पे ये उठ जा रहा था ऊपर, बराबर है, तो मैंने इसको भारी बनाया थोड़ा, तो मैंने इसमें डाल दिया मतलब 50 ग्राम। तो 50 ग्राम जब डाला, तो अब 50 ग्राम डाला तो फिर ये भारी हो गया, मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर उठ गया, हल्का सा है ना, ये ऊपर उठ गया। तो फिर मैंने इसको भारी बनाने के लिए यहाँ पे 10 ग्राम और सॉरी, हाँ नहीं 5 ग्राम और 2 ग्राम डाला है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, सुनिए, ये हो गया कितना आपका 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम है, और ये 7 ग्राम है, 5 और 2, 1007 में से आपको 50 माइनस कर देना है, तो इसका मास आएगा। अरे ये और ये बैलेंस हो गया ना, अब तो बैलेंस हो गया, देखो दिख रहा है ना बैलेंस, है ना बराबर, अरे देखो चेक कर लो, है कि नहीं, तो वो बैलेंस हो रहा है। तो बेसिकली जो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस होने के बाद ये जो टोटल है इसमें से खाली 50 माइनस कर देना है, तो 1007 में से 50 माइनस करेंगे तो इसका मास आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया अभी? तो 1007 में से 50 माइनस कर दिया, तो 957 जो है बेसिकली हमको मिला, है ना मास इसका। तो यहाँ पे 957 इंटू 30.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है ना, प्लस 3.62 जो हमारा रेडियस आया था उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अरे हाँ क्या ना भैया, अपनी को ये रीडिंग्स आई थी ना एल और आर की, देखो चेक करो, है ना, एल की रीडिंग हो गई या आर की रीडिंग हो गई, तो अपने को यही आई थी। तो इससे मैंने कैलकुलेशंस किया, तो मुझे आंसर आ रहा है कितना आ रहा है भाई, 77322.66, मतलब 77322.7 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने नोट कर लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 77322.7। अब इसका वापस से इसका भी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखते हैं दोनों का मैच होता है कि नहीं होता है, दोनों चीज़ें मैच होती है कि नहीं, लेट्स चेक। फाइनली हम लोग ने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है बिल्कुल पुराने वाले तरीके से ही, और इसका स्लोप भी निकाल लिया है इन 2 पॉइंट्स पर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो ये है ग्राफ, इसमें स्लोप हमको 10 आई है ना, इस वाले में हमको 10 आई है स्लोप, और ये जो स्लोप है हम लोग ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ निकाल भी लिया। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं, देखिए 957 980 है ना, मास आया था 957, सो 957 डाल दिया, फिर वो जी 980 डाल दिया, डी की जो वैल्यू 12.75 थी वो डाल दिया, और स्लोप जो हमारी थी स्लोप कितनी थी भैया, 10 थी, तो वो 10 भी डाल दिया, और उसके बाद में नीचे 4 पाई स्क्वायर एल, तो 4 पाई स्क्वायर एल की वैल्यू है ना, तो ये डाल के 78,878.2 आया है। और ये किससे है, स्लोप से। अच्छा, और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से कितना आया था मेरा, तो वो इस तरीके से आया था 957, ये सब करके ये आया था 77,322.7, तो बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है वैल्यूज़। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये सिलेंडर वाले में तो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल रिजेम्बलेंस है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है, बट एनीवे सो इस तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है हमारा, और हमने सारे ग्राफ्स भी बना लिए हैं। तो आई होप कि बाइफिलर पेंडुलम का जो ग्राफ मतलब एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू।